हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे और आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलें आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, देखो अभी मैंने बात करी कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आ जाओ जी, बोला गया अभी इस टॉपिक से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था, नाम था डीपीएसपी। क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। उससे पहले पढ़ा था आपने, वो था फंडामेंटल राइट, जिसको बोला जाता था मौलिक अधिकार। तो आपने सबसे पहले तो उन दोनों में डिफरेंस पता कर लेना है कि फंडामेंटल राइट भी एक टॉपिक है और फंडामेंटल ड्यूटी भी एक टॉपिक है। ड्यूटीज का मतलब होता है आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। ड्यूटीज का अर्थ क्या होता है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। क्लियर है ना। और अधिकार का मतलब कुछ और है, वो मेरे राइट्स हैं, वो मेरे को मिलने चाहिए। जब आपको इतना कुछ हमारा संविधान दे रहा है कि अगर आपको कोई गलत नज़र से देखता है, आपसे ज़बरदस्ती कामकाज करवाता है, आपको शोषण जैसी एक्टिविटी में शामिल होने पर आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, तो ये आपके अधिकार हैं। तो बोला अब आपका भी कुछ यहाँ पे कर्तव्य बनता है, आपकी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें बढ़िया से समझाई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है। अब जी देखो, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँ तो यह कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 4 में रखा गया है। भाग 4 पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या आएगा, बोला गया फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल नंबर याद रखना 4A रखना है यहाँ पे। पार्ट नंबर 4A है। आर्टिकल नंबर 51A 51 क। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है, अगर आपसे पार्ट की बात करें तो वो 4A है, 4 क है। अगर आर्टिकल की बात करें तो वो 51A या क है। अब देखो, आप एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, बोला जाता है कि जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ABC टर्म्स देखने को मिल जाएं, जैसे ये A लिखा है, कैपिटल A है, या फिर जहाँ पे क लिखा गया हो, तो इसका मतलब होता है कि ये जो था, ये हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान का मतलब होता है 26 नवंबर 1949 का जो संविधान था या 50 का संविधान था, उसमें ये टॉपिक नहीं था। पर अभी जो प्रेजेंट का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में डाला गया है। टॉपिक क्लियर है। तो हमें क्या चीज़ पता चली, जब भी जहाँ पे आपको ये A कैपिटल A देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि चीज़ों को अमेंड करा गया है, बाद में इनको जोड़ा गया है। तो एट प्रेजेंट आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अदरवाइज अगर मैं पहले की बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई टॉपिक ही नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 1950 में नहीं था। तो देखना पड़ेगा कि ये आपके पास जो आर्टिकल आया है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं, वो कौन से अमेंडमेंट के तहत आई हैं। तो इसमें याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 लिख लेना। 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान संशोधन 1976, संशोधन 1976 में हुआ। उस टाइम आपके पास आर्टिकल नंबर 51A को या पार्ट नंबर 4A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया गया था। इसके साथ आपको क्या याद रखना है, बोला जाता है कि ये वो समय था जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे इमरजेंसी लगा के रखी थी, या इंदिरा गांधी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, महिला, उनकी बात कर रहा हूँ। बोला गया 1975 में, बोला वहाँ पे इमरजेंसी है ना लगाई गई थी या आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो बोला जा रहा है कि उसी समय के आसपास एक अमेंडमेंट होती है, संविधान संशोधन 1976। क्लियर है। अब आगे जाके आप बहुत कुछ चीज़ें पढ़ोगे, पर अभी के लिए इतना याद रख लो। तो इसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक बनाया गया है। और इस टॉपिक के बारे में याद रखना, ये जो टॉपिक है जिस तरह से डीपीएसपी था कि मतलब एडवाइजरी है, ये
एडवाइजरी है ये। एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह है, ये मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको समझाया जा रहा है, आपको सलाह दी जा रही है, तो भैया अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तब भी कुछ घाटा नहीं है आपका। क्लियर है? मतलब कि आपको कोई ज़बरदस्ती जेल में नहीं डाल सकता है अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानोगे तो। बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो चलो जी आ जाओ। बोला गया कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक है, सरदार स्वर्ण सिंह, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन या सिफारिश पे, सिंह समिति का मतलब कमेटी, समिति की सिफारिश से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई है। पूछा जाता है कि ये किस कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। वो है, नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखना, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर बात करी थी तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। कितना बोला था? 8। पर जब ये 1976 में आई तो उस टाइम कितनी इनकी टोटल संख्या थी? 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने थे उस टाइम? 10। बाद में आपके पास +1 हुई हैं, एक और बाद में आई हैं, और आज के टाइम में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 11। हमारी जिम्मेदारियां कितनी हैं? 11। क्लियर है? समझते हैं इनको बढ़िया से, पर इस टॉपिक को आप बढ़िया से समझ लो। इसमें एक और क्वेश्चन बढ़िया सा क्या बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो टॉपिक है हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है, ये कौन से देश के संविधान से हमने लिया है? यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ रूस, या आज का जिसको हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? रशिया। क्लियर है? हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉपी किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक एडवाइजरी टॉपिक है, इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आप इसके खिलाफ कभी भी न्यायालय नहीं जा सकते हो, या कुछ भी है ना, इसके खिलाफ कभी अपील नहीं किया जा सकती है। क्लियर है? जैसे हमारे अधिकार थे, अधिकार ना मिले तो हम जा रहे थे ना 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चल पड़ो, 226 के तहत हम कहाँ चल रहे थे? हाई कोर्ट चल रहे थे। पर ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये एडवाइजरी है, सलाह है। अब मैं आपको सलाह देता हूँ, भाई आप अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर कर लो। क्लियर है? अब मैंने आपको सलाह तो दे दी है, अगर आप नहीं करोगे इस तरह का काम तो मैं क्या कर लूँगा आपका? सीधी सी बात है। मैंने बोला कि आप डेली के डेली काम करो, जब आपको वीडियो मिल रही है उसी टाइम आप इसको देखो। क्लियर है? अब नहीं करोगे आप, मैंने तो सलाह एडवाइस दे दी है कि भाई तभी आप अपनी जो सिलेबस है उसको बढ़िया से कर पाओगे। अब भाई मैंने सलाह दे दी, एडवाइस दे दी है, अब आपने करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, सिंपल सी बात है ना। तो वही यहाँ पे लॉजिक्स लगा के रखना है। रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, टॉपिक जो है जहाँ पे ए होता है वो अमेंड करके या संशोधन करके ऐड किया जाता है। 1976 में इसको रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन बेसिस पे। पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी थी? 8। पर आई कितनी थी 1976 में? 10। बाद में कितनी हो चुकी है? 11। ये कब 11 हुई? याद रखना 2002 में ये 11 हुई हैं। और प्रेजेंट टाइम 2020 की बात करूं तो अब भी ये कितनी है? 11 ही हैं। क्लियर है चीजें? अब समझे इनको कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज को ओनली समझेंगे हम, एक एक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि ये समझने लायक है। आप एक बार समझ जाओ, बढ़िया हो जाएगा। देखो क्या कर्तव्य हो आपके, क्या कर्तव्य, क्या एक तरह से उम्मीद कर सकती है हमारे से, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे से क्या उम्मीद कर सकता है? वो हमारे से एक ही चीज़ की उम्मीद करता है कि आप एक अनुशासन में रहो, प्लस आपको बड़े छोटों की पहचान होनी चाहिए। जो शब्द आप यूज़ कर रहे हो उनका दायरा आपको देखना पड़ेगा, मतलब शब्दों की जो सीमा है उसको आपने एक तरह से बना के रखना है। यही तो हमारे कर्तव्य हैं, यही चाहेगा वो। संविधान क्या मांग लेगा हमारे से? वो कुछ नहीं मांग सकता है। वो ये बोलता है अपने माता पिता का हमेशा आदर करो, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करो, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र से संबंधित प्रतीक, राष्ट्र से संबंधित ऐतिहासिक इमारतें, उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी है उन सब का सम्मान आपके दिल में होना चाहिए। क्लियर है चीजें? प्लस देशभक्ति की भावनाएं आपके मन में होनी चाहिए। क्लियर है चीजें? उसके बाद जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो सरकार ने बनाई होती है। फॉर एग्जांपल बस स्टैंड सरकार के द्वारा बनाए गए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। किसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश
पथ परिवहन निगम जो है वो एक गवर्नमेंट की बनाई गई आपके पास एक, है ना, सर्विसेज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी का ये, है ना, किसी का माल नहीं है, ये जनता का माल है। क्लियर है चीज़ें। तो बोला जाता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कि ये मेरी नहीं है, चलो इसको, है ना, इस तरह से बेस्ट कर दें। लात मारी, सीट का कवर फाड़ दिया, जो बस में बैठे हैं वहाँ पे सीट का कवर फाड़ दिया, पीछे सीट में कुछ लिखे जा रहे हो, हैंडल तोड़ दिया, प्लस मूंगफली खा रहे हो वहीं पे छिलके फेंक दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एट लास्ट हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इसका क्या लास्ट में क्या निचोड़ निकाल रहे हैं भाई, ये संविधान हमारे से मांगता है कि आप अनुशासन में रहो। एट लास्ट कंक्लूजन जो निकल रहा है, मोरल जो निकल रहा है पूरी स्टोरी का, है ना, क्लियर है। बहुत सारी चीजें देखी, तो सारे ये 10 के 10 आपके पास इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसमें हमने क्या क्या बात करी, जैसे बड़ों के आदर करो, राष्ट्र से संबंधित जितने भी प्रतीक हैं, जैसे नेशनल सॉन्ग है, नेशनल राष्ट्रीय गान है, उसके बाद नेशनल एंथम है, नेशनल एम्बलम है ना। तो मतलब जो भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं उनका सम्मान हमारे दिल में होना चाहिए। और प्रेम जो एक तरह से देशभक्ति है वो हमारे दिल में होनी चाहिए। क्लियर है चीज़ें। पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा संरक्षण की मतलब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शंस देना ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब उसको पर्यावरण को ठेस नहीं पहुंचाना। इसका मतलब ये हो कि ऐसा नहीं कि आप जो पौधे हैं पौधों को काटते चलो, अपने फायदे के लिए, घर बनाने के लिए पौधों को काटते चलो। ऐसा भी करना है तो भैया एक प्रॉपर तरीके से, आप एक पेड़ काट रहे हो आप 5 लगा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है चीज़ें। ये चीज़ हमें समझाती है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मान लो जी हम इनकी बातें नहीं मानते हैं, जो इन्होंने बोला है वो नहीं मान रहे हैं हम, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला भाई पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप गंद ना डालो, या पब्लिक प्रॉपर्टी जो बसेस हैं, बसेस को, हाँ, जो HRTC की या जो सरकारी बसें हैं उनको आप क्षतिग्रस्त ना करो। पर हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ड्राइवर नहीं है, बाहर से पत्थर फेंका, शीशा तोड़ दिया, तब क्या हो जाए, क्या कर लेंगे वो हमारा। देख लिए तब तो बड़ा कुछ हो जाएगा, पर नहीं देखा उन्होंने तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर है चीज़ें। हाँ, आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता है या कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। क्लियर है। अगर आप मान लो अपने नेशनल जो सॉन्ग है उसका आप सम्मान नहीं करते हो, जैसे बोला जाता है ना कि जब राष्ट्रीय गान चल रहा है तो एक तरह से अटेंशन पोजीशन में आपको खड़ जाना है ना, लगभग जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपने खड़े रहना है। वो देशभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नहीं करते तो भाई आपको कोई डंडे नहीं मार सकता है ना, आपको जेल में डाल सकता है। यही हमें ये समझाता है। अब आ जाओ जी, अभी तक हमने टोटल 10 के बारे में बात करी, जो बाद में आपके पास एक जोड़ी गई है, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। ये हमें पता होनी चाहिए। और तो आपने देख ली ना, यही उल्टी सीधी थी। किसी का पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ जो आपके पास होती है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, वैसे था। अब ये जो 11th आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, बोला माता पिता का फर्ज बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अमेंडमेंट हुई थी 86th अमेंडमेंट 2002, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता पिता का फर्ज कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को स्कूल भेजें। अधिकार तो दिया भाई 21 को 21A में, और उसकी अमेंडमेंट भी कौन सी थी, 86th अमेंडमेंट 2002। क्लियर, अधिकार दिया गया था। पर अधिकार का क्या फायदा जब माता पिता भेजेंगे ही नहीं, है ना। तो बोला माता पिता का भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको बस 11th फंडामेंटल ड्यूटीज बढ़िया से पता होने चाहिए। और तो मैंने आपको बता दी, जब भी क्वेश्चंस बनेगा आप इससे आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप स्कूल भेजो माता पिता को, ऐसा बोला गया। और वो कब जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 86th अमेंडमेंट 2002। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसी अमेंडमेंट में 21st जो आर्टिकल है, ये 21A जो आर्टिकल है वो भी जोड़ा गया है। और 45 जो आर्टिकल है वो भी इसी से संबंधित है। क्या है क्या नहीं है आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, क्योंकि हम ये सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको बढ़िया से समझ आया होगा। और अगर आपकी कोई डाउट्स या दिक्कतें हैं तो आप उनको जरूर हमारे तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार जरूरी से शेयर करें। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।